नमस्कार। इस समय आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। गुजरात के भरूच शहर के पटेल वेलफेयर हॉस्पिटल में बने कोविड केयर वार्ड में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटें आईसीयू वार्ड तक पहुंच गई। भीषण आग को देख हॉस्पिटल में भगदड़ मच गई। आनन फानन में बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। आग की चपेट में हॉस्पिटल के मरीज तक आ गए। इस घटना में करीब 12 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। घटना के बाद मरीजों को यहां से दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि जिस जगह आग लगी वहीं पर आईसीयू वार्ड था। आग इतनी तेजी से फैलनी शुरू हुई कि मरीजों को बाहर निकालने का बहुत ही कम समय मिला। जब तक मरीजों को बाहर निकाला जाता, बड़ी संख्या में मरीज इस आग की लपटों में झुलस चुके थे। वहीं कोविड केयर सेंटर में आग लगने की सूचना पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचना शुरू हो गई है। इसी के साथ ही तमाम पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। हॉस्पिटल में फंसे लोगों को बचाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए देश भर में 1 मई से वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू हो रहा है। इस चरण के तहत 18 से 44 साल वर्ग के सभी लोग कोरोना की वैक्सीन लगवा सकेंगे। हालांकि कई राज्यों ने 1 मई से वैक्सीनेशन को लेकर हाथ खड़े कर दिए हैं। पंजाब, मध्य प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र समेत 10 से भी ज्यादा राज्य सरकारें 18 साल से अधिक आयु वालों के टीकाकरण शुरू करने से इनकार कर चुकी है। आंध्र प्रदेश ने सितंबर से इस वैक्सीनेशन अभियान को शुरू करने की बात कही है। वहीं यूपी ने कुछ ही जिलों में 1 मई से वैक्सीनेशन करने का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से भी साफ कर दिया गया है कि उनकी सरकार 1 मई से तीसरे चरण का टीकाकरण शुरू नहीं करने जा रही है। उधर वैक्सीन स्टॉक की कमी के कारण मुंबई में वैक्सीनेशन पर ब्रेक लग गया है। बीएमसी के मुताबिक अगले 3 दिनों तक वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। जहाँ एक तरफ राज्य सरकारें टीके की कमी की बात कह रही हैं, तो वहीं केंद्र सरकार के बयान ने सबको हैरान कर दिया है। केंद्र सरकार के अनुसार देश में टीके का कोई संकट नहीं है। राज्यों के पास 1 करोड़ से अधिक खुराक उपलब्ध है। अब इन बयानों से साफ है कि कोरोना वैक्सीन के भंडारण को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार और राज्य सरकारें आमने सामने आ चुकी हैं। अब इस सियासी तकरार की वजह से जनता को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। यूपी में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर अब वीकेंड लॉकडाउन में 1 दिन का इजाफा कर दिया गया है। योगी सरकार के नए आदेश के अनुसार शुक्रवार रात 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक यूपी के हर जिले में लॉकडाउन लगाया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि लॉकडाउन के दौरान सभी बाजार, प्राइवेट और सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। स्थानीय और साप्ताहिक बाजार, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट भी पूरी तरह से बंद रहेंगे। सरकार ने बयान जारी कर लोगों से कहा है कि वे लोग जो आवश्यक वस्तुओं और सर्विसेज से जुड़े हैं, सिर्फ उन्हें ही बाहर आने की अनुमति है। सभी धार्मिक स्थलों को भी बंद रखा जाएगा। इस दौरान सार्वजनिक यातायात सुविधाएं भी बंद रहेंगी, यानी आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकेंगे। सिर्फ आपातकालीन सेवाएं संचालित रहेंगी। लॉकडाउन के दौरान राशन, मेडिकल से जुड़ी चीजें, बैंक, दूध, मीट आदि की दुकान चलती रहेंगी। बता दें, योगी सरकार ने पूरा लॉकडाउन लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन संक्रमण की रफ्तार देखते हुए अब वीकेंड लॉकडाउन को धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। इससे पहले यूपी में 1 दिन के लॉकडाउन को बढ़ाकर 2 दिन का किया गया था। इसके बाद अब इसमें 1 और दिन की वृद्धि कर दी गई है। देश में रिकॉर्ड तोड़ कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच 1 मई से 18 से 44 साल वाले लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। इसी के चलते यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के वीरांगना अवंतीबाई महिला चिकित्सालय पहुंचकर वैक्सीनेशन का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने वैक्सीन लगवाने आए लोगों से भी बातचीत की। सीएम योगी ने कहा कि कोरोना को हराने के ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगवानी चाहिए ताकि कोरोना वायरस को भारत हरा सके। आपको बता दें कि यूपी में वैक्सीनेशन अभियान सिर्फ 7 जिलों में चल रहा है। ये जिले हैं लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ और बरेली हैं। इन्हीं 7 शहरों में 18 साल से ऊपर वालों को वैक्सीन लगाई जा रही है। यूपी के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य के मुताबिक जिन शहरों में कोरोना मरीजों की संख्या 9000 के पार है, वहां तीसरे चरण में पहले टीकाकरण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 1,23,82,938 लोगों को टीका दिया जा चुका है। लेकिन ये महामारी है
संसाधन इसमें सीमित पड़ रहे हैं, धैर्य के साथ बचाव करते हुए वैक्सीन के लिए जिन लोगों को केंद्रों में बुलाया जाए, मेरी अपील होगी वे लोग ही केंद्र में आएंगे। दूसरा, हम लोगों ने इस बारे में व्यवस्था की है कि जीरो वेस्टेज हो। वेस्टेज के उसको हम न्यूनतम स्तर पर लाने में सफल हुए हैं, लेकिन जीरो वेस्टेज के साथ इसमें वेटिंग एरिया कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, ऑब्जर्वेशन एरिया वैक्सीन लगने के बाद प्रत्येक व्यक्ति के लिए इस प्रकार का स्पेस दिया जा रहा है। और हमारा प्रयास है कि हर व्यक्ति को हम वैक्सीन दे सकें, लेकिन हमें कोरोना के इस संक्रमण को भी रोकना है, इसकी चेन को हर स्तर पर ब्रेक करना है। इसमें जनता का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। केंद्र और प्रदेश सरकार अपने स्तर पर हर संभव प्रयास कर रही है और मेरी अपील होगी सबसे कि जो लोग वैक्सीन ले भी लिए हैं, दोनों डोज ले रहे हैं, ये बचाव का सर्वोत्तम उपाय है। अगर उनमें कहीं इन्फेक्शन आया भी तो माइल्ड रहा है, उन्होंने रिकवरी जल्दी कर दी है। जिन्होंने एक डोज भी लिया है तो भी अगर इन्फेक्शन आया है तो रिकवरी में मदद मिली है। लेकिन वैक्सीन लेने के बाद भी हमें मास्क का और 2 गज की दूरी का पालन करना होगा। इसमें हर व्यक्ति के सहयोग से टीम वर्क इसमें काम करेगी तो सफलता प्राप्त होगी और कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई में हम सब विजयी होंगे। उस सामूहिकता का, टीम वर्क का परिचय सभी लोग दे रहे हैं। जनता जनार्दन भी दे रही है, हमारे हेल्थ वर्कर दे रहे हैं, चिकित्सक, कोरोना वॉरियर्स, स्वयंसेवी संगठन, विभिन्न प्रकार के सामाजिक संगठन, वे सभी लोग दे रहे हैं। और मेरी अपील होगी कि सभी लोग मिलकर के कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई में विजयी बनने की ओर अग्रसर हों। वैक्सीनेशन के आज के इस कार्यक्रम को 18+ के लिए भी प्रारंभ करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। स्वदेशी वैक्सीन उपलब्ध करवाने के लिए देश के वैज्ञानिकों का अभिनंदन करते हैं और मैं धन्यवाद दूंगा कि आज हमें वैक्सीन प्राप्त हुआ है। जिन संस्थाओं ने हमें वैक्सीन, हमने यद्यपि 1 करोड़ का ऑर्डर किया था, हमें वैक्सीन प्रारंभ यहाँ पे 18+ के लिए भी उपलब्ध हो चुका है। हम लोगों ने सीधे कंपनियों से खरीदा है। बाकी 5 करोड़ का हम लोग ग्लोबल टेंडर भी प्रदेश के अंदर प्रारंभ कर चुके हैं और मेरा विश्वास होगा कि हम लोग बहुत अच्छे ढंग से, तेज़ी के साथ इस वैक्सीन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सफल होंगे। हर नागरिक को सुरक्षा कवच वैक्सीनेशन के माध्यम से देंगे ही, साथ साथ इस लड़ाई को मजबूती के साथ देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के उत्तर प्रदेश का प्रत्येक नागरिक देगा। वैक्सीनेशन के कार्यक्रम के लिए जिन लोगों ने आज वैक्सीन लिया है उन सबको मैं अपनी राज्य सरकार की तरफ से बधाई देता हूं। उनके जो है शुभकामनाएं उनके प्रति व्यक्त करता हूं। कोरोना वॉरियर्स और हमारे स्वास्थ्यकर्मी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सभी लोग उनका सम्मान करें और उनको हर प्रकार का संबल दें। दूसरा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने अपने नज़दीकी लोगों को खोया है इस पूरी उसमें, ये महामारी है, उनके प्रति हमारी संवेदना है और राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के अधिक से अधिक संसाधन जुटाने का प्रयास कर रही है। सभी लोगों का सहयोग इस पूरे अभियान में हमें चाहिए और हम मजबूती से कह सकते हैं कि हर एक को सुरक्षा प्रदान करने का हम भरसक प्रयास कर रहे हैं। आपको शोले फिल्म का वीरू तो बखूबी याद होगा, जो बसंती के प्यार में पानी की टंकी पर चढ़कर कूदने की धमकी दे रहा था। कुछ इसी तरह का नजारा रामपुर में भी उस समय देखने को मिला जब एक सिरफिरा व्यक्ति घरेलू कलह के चलते अपनी 4 साल की मासूम बच्ची को लेकर ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया।
दरअसल रामपुर के थाना टांडा क्षेत्र में एक किराए के मकान में रहने वाला आकिल नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी और मासूम बेटे के साथ रहता है, लेकिन काफी समय से उसकी अपनी पत्नी के साथ अनबन चल रही थी। उसे शक था कि उसकी पत्नी का किसी और से प्रेम प्रसंग चल रहा है, जिसके चलते घर में कलह रहने लगी। इस मामले की शिकायत उसने पुलिस से भी की, लेकिन वो पुलिसिया कार्रवाई से संतुष्ट नहीं था, जिसके बाद वो अपनी मासूम बच्ची के साथ मोबाइल टावर पर चढ़ गया और घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा चला। युवक की मांग थी कि पुलिस उसकी पत्नी के कथित प्रेमी को गिरफ्तार करे, जो उसे धमकी दे रहा है। वहीं घटना की सूचना पाकर अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने उसकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद सिरफिरा बच्चे के साथ मोबाइल टावर से नीचे उतरा। तब जाकर जहां अधिकारियों ने राहत की सांस ली, वहीं इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच टावर के नीचे मजमा लगाकर खड़े दर्जनों लोगों ने भी काफी सुकून महसूस किया। हालांकि इस मामले में पुलिस द्वारा जहां सिरफिरे को बच्चे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने के मामले में गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं उसकी पत्नी व पत्नी के प्रेमी को भी हिरासत में ले लिया गया। युवक टांडा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। वो अपनी 4 साल की बच्ची को लेकर के टावर पर चढ़ गया था और वहाँ से बच्ची को फेंक करके खुद ही मरने का प्रयास कर रहा था। पुलिस ने मशक्कत करके उसको निकाल दिया गया, उतार लिया सकुशल। बच्ची को बरामद करके उसकी मां को सुपुर्द कर दिया गया। उससे पूछताछ में उसने अपनी पारिवारिक समस्याओं के कारण चढ़ना बताया है और इस तरीके से बच्चे की जान को खतरे में डाला, खुद की जान को भी खतरा डाला, जो विधिक रूप से अपराध है। इसके विरुद्ध समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अचानक सुबह दिल्ली के गुरुद्वारा शीशगंज साहिब पहुंचे। पीएम मोदी ने गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर गुरुद्वारे में माथा टेका। गुरुद्वारा पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने प्रार्थना की और कुछ देर वहीं बिताई। पीएम मोदी ने यहां गुरुद्वारा प्रबंधन के लोगों के साथ भी अलग से मुलाकात की। बता दें कि पीएम मोदी जब गुरुद्वारा पहुंचे तो इस दौरान उनके साथ कोई विशेष सुरक्षा नहीं दिखाई दी और न ही वे किसी विशेष सुरक्षा मार्ग से गुरुद्वारे पहुंचे। पीएम के आने पर आम लोगों को किसी भी तरह की कोई खास परेशानी नहीं हुई। वहीं पीएम जिस समय गुरुद्वारे पहुंचे उस समय गुरुद्वारे में करीब 100 से अधिक लोग मौजूद थे। कोरोना संक्रमण के बीच सुहाग नगरी यानी कि फिरोजाबाद में ऑक्सीजन की कमी है। सरकारी ट्रामा सेंटर से लेकर सौरी वार्ड में मरीज ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। होम आइसोलेट मरीजों को भी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। लोग 15 से 20 हज़ार रुपए तक में ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने के लिए तैयार हैं। ऑक्सीजन की कमी को लेकर आपाधापी की स्थिति बनी हुई है। इस संकट को दूर करने के लिए फिरोजाबाद सांसद डॉक्टर चंद्रसेन यादव ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सुहाग नगरी को ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की मांग की थी, क्योंकि कोरोना संक्रमण जहां तेजी से फैल रहा है, वहीं सरकारी ट्रामा सेंटर के साथ कोविड अस्पताल के साथ सौरी वार्ड में मरीजों को बेड नहीं मिल पा रहे। प्राइवेट हॉस्पिटल संचालकों ने भी ऑक्सीजन के अभाव में मरीजों को भर्ती करने के नाम पर हाथ खड़े कर दिए हैं। उपचार और ऑक्सीजन न मिलने के कारण मरीज सड़कों पर दम तोड़ रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ऑक्सीजन की कमी को लेकर फिरोजाबाद सांसद डॉक्टर चंद्रसेन यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की मांग की थी। मुख्यमंत्री ने सांसद के पत्र को संज्ञान लेने के साथ ही सुहाग नगरी को 5 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आवंटित कर दी है, जिससे मरीजों को ऑक्सीजन के अभाव में दम न तोड़ना पड़े। वहीं अस्पताल में भर्ती मरीजों को बेहतर से बेहतर उपचार मिल सके। लेकिन इसके बाद भी प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी बरकरार है। शिकोहाबाद के मां भगवान देवी हॉस्पिटल में 4 दिन से ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन सिलेंडर खाली पड़े हैं। वहीं शिकोहाबाद के हाईवे पर स्थित लॉर्ड कृष्णा हॉस्पिटल में 5 दिन से ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीजों को रेफर करने के अलावा इनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ऑक्सीजन की कोई व्यवस्था नहीं है। 5 दिन से ऑक्सीजन ख़त्म हुई है और बाकी जितने भी ऑक्सीजन सप्लाई वाले वो साफ मना कर रहे हैं कि हमारे पास कोई ऑक्सीजन नहीं है। यही नहीं, बाकी और भी हॉस्पिटल का यही हाल है। गवर्नमेंट के शायद अलावा कहीं और दूसरी जगह ऑक्सीजन मिल नहीं रही।
पेशेंटों को, कितने ही पेशेंट ऐसे हैं जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वो सारे पेशेंट हम डिस्ट्रिक्ट तक भेज सकते हैं, लेकिन वहाँ भी उन्हें बेड वगैरह नहीं मिल पा रहे। मैंने बहुत सारे पेशेंट ये रोड पे ही एक्सपायर होते हुए भी देखे हैं। और कोई कितने मरीजों को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, कितने भर्ती होते हैं, कितने को ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन की क्षमता ऐसा है कि जब ऑक्सीजन जो सैचुरेशन है SpO2 लेवल 85 के नीचे चाहिए, उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। अगर उसे उस टाइम पे अगर ऑक्सीजन मिल जाए तो पेशेंट का बाहर निकालना थोड़ा आसान होता है। अगर वही उसका सैचुरेशन 80-70 रहा तो उन्हें दिक्कत ज़्यादा आ जाएगी, हो सकता है हाइपोक्सिक हो जाए और जो बाकी CNS इन्वॉल्वमेंट हो जाए, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, ऐसे बहुत सारी है, रेस्पिरेटरी फेलियर में भी चले जाते, वो फिर पेशेंट निकल नहीं पाते रिटर्न। अच्छा, ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए क्या प्रयास है आपके तरफ? कैसी व्यवस्था, कैसे मैनेज करनी है? ऑक्सीजन के लिए तो अभी कोई व्यवस्था नहीं है और मिल भी नहीं रही। हमारे हॉस्पिटल से हम सब गए थे कलेक्टर साहब के पास, तो उनका कहना था कि उनके बाबू का कुछ तो कहना था कि उनसे बात कीजिए, लेकिन वहाँ भी कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। अच्छा, सांसद जी ने बताया कि 5 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आई है जी। 5 ऐसा तो मुझे सिर्फ कागज़ों में ही लग रहा है, बाकी तो कुछ है नहीं। वैसे ऑक्सीजन अगर आई होती तो हॉस्पिटलों को ज़रूर होती, जब हॉस्पिटल में ही ऑक्सीजन नहीं है तो फिर पॉसिबल नहीं है। जब हमने लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर में जाकर देखा और वहाँ डॉक्टर नारायण राजपूत से बात की तो वहाँ भी यही हाल मिला। यहाँ पर भी ऑक्सीजन की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर 4 दिन से ऑक्सीजन नहीं है। मेरा नाम डॉक्टर नारायण राजपूत है। अच्छा, इस समय ऑक्सीजन की क्या व्यवस्था है आपको? ऑक्सीजन की अभी कोई व्यवस्था नहीं कैसी भी, क्योंकि पिछले 4 दिन से नहीं है, क्योंकि मैं लगातार ट्राई कर रहा हूँ, प्लांट पे भी जाकर बराबर ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था, कोई हेल्प नहीं मिल रही है। और जो भी पेशेंट आ रहे हैं उन लोगों को भी कोई भी अवेलेबिलिटी नहीं है, तो हम लोगों को रेफ़र ही करना पड़ रहा है मोस्टली। अगर मेरे पास पेशेंट दिन भर में करीब 10 आते हैं तो करीब 8 पेशेंट ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन के लिए ही आते हैं, लेकिन अवेलेबिलिटी ना होने के कारण उनको हायर सेंटर के लिए रेफ़र करा जा रहा है। इसको लेकर DM वगैरह या किसी से ऐसा कोई अनुरोध किया हो? नहीं, मैं वहाँ तो नहीं गया, लेकिन प्लांट तक कईयों बार गया हूँ। एक हमने शुकाबाद में प्लांट है, माँ वैष्णो करके एंटरप्राइजेस, वहाँ पे भी करीब दिन भर में 2-3 बार मैं जाता रहा हूँ, लेकिन कोई भी कैसी भी सुविधा नहीं मिल पा रही। अखबार में छपा है कि 5 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति हो चुकी है। पता नहीं सर कैसे पूर्ति हो गई, लेकिन यहाँ तो कोई ऐसा कुछ है नहीं अभी तक। पिछले 5 दिनों से कुछ भी नहीं है। ऑक्सीजन की कमी के चलते आज एक मरीज ने सड़क पर ही परिजनों के सामने दम तोड़ दिया। ऑटो में बैठे इस मरीज की सांसें थम चुकी हैं। परिजन चिल्ला रहे हैं, अब करें तो क्या करें? हॉस्पिटल सरोज चिकित्सालय में सिर्फ OPD चलती है, इसलिए इस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसके बाद हमने मंडी समिति के पास माँ ओमवती देवी क्लिनिक पर जाकर देखा तो वहाँ भी OPD चल रही थी। यहाँ पर भी ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके बाद हमने सीधा वहाँ जाना मुनासिब समझा जहाँ से ऑक्सीजन की आपूर्ति होती थी। इस समय हम मौजूद हैं गांव इंदुमई के पास और ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये प्रेम एयर प्रोडक्ट सेंटर है। यहाँ ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है, ऑक्सीजन के सिलेंडर भरे जाते हैं जो मरीजों के काम आते हैं। मैं यहाँ आया तो मैंने यहाँ कर्मचारी से पूछा कि ये आपका प्लांट बंद है या चालू है, तो उसका कहना ये था कि SDM सर ने अभी 4 दिन के लिए बंद कहने को बोला है। ये यहाँ के कर्मचारी ने बताया है। अब ये क्यों बताया है ये उसने नहीं बताया। जब हमने ये जानने की कोशिश की कितने की सप्लाई यहाँ से होती थी रोज़ाना, कितने कर्मचारी काम करते हैं, तो उसने कुछ भी बताने से मना कर दिया। यहाँ तक कि कर्मचारी का कहना था कि आपको यहाँ घुसने की अनुमति नहीं है।
अगर प्लांट में घुसना है तो एसडीएम से पूछकर ही घुसना होगा, उनसे लेटर लिखा के लाना होगा। अब मैं स्वास्थ्य विभाग से ये पूछना चाहता हूँ कि अपनी कमियाँ छुपाने के लिए प्रेस पर इतनी पाबंदी क्यों? यहाँ बताया जा रहा है कर्मचारी द्वारा कि यहाँ अगर 24 घंटे प्लांट चालू रहता है तो कम से कम 600 सिलेंडर भरे जा सकते हैं, लेकिन छोटा सा जनपद है, ऑक्सीजन सिलेंडर की इतनी मारामारी है कि हद से ज़्यादा मरीज रास्ते में दम तोड़ रहे हैं, हॉस्पिटल के सामने दम तोड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ के प्रशासन को इससे कोई मतलब नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। हालांकि मैंने यहाँ अंदर जाने की कोशिश की, उनसे बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने इनकार कर दिया कि आपको यहाँ अंदर आने की अनुमति नहीं है। लेबर की वजह से दूसरा प्लांट चालू है। अगर ये दोनों प्लांट चालू होते तो संभवतः कहीं ना कहीं प्रशासन को, शासन को राहत की सांस मिलेगी। अब अखबार में लिखा है कि 5 मीट्रिक टन गैस की आपूर्ति कर दी गई है ऑक्सीजन की, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि जनपद में कहीं इसके पर्याप्त भंडार हैं, क्योंकि आज मैं जितने भी दर्जन भर हॉस्पिटल में गया, सबने यही रोना रोया कि हमारे पास 4 दिन से ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, 5 दिन से नहीं है, 3 दिन से नहीं है। हालांकि सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर ने भी बोला कि हमारे यहाँ 4 दिन से ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। मरीज डॉक्टर के सामने ही दम तोड़ रहे हैं, लेकिन पता नहीं इसमें सरकार की लापरवाही माना जाए या कर्मचारियों की लापरवाही माना जाए। कुल मिला के हमें इस प्लांट के अंदर, जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, इस प्लांट के अंदर मुझे नहीं जाने दिया। कहीं ना कहीं ये प्रशासन की नाकामी छुपाने का एक जरिया है, तरीका है, जो मुझे अंदर नहीं जाने दिया। न्यूज़ इन इंडिया के लिए गगन बिहारी, फिरोजाबाद। इसके बाद हमारा अगला पड़ाव था मां वैष्णो एयर प्रोडक्ट। यहाँ से पूरे ज़िले को ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। ये ऑक्सीजन प्लांट 24 घंटे काम करता है। यहाँ के कर्मचारी 24 घंटे में 20-22 घंटे काम कर रहे हैं। इस प्लांट पर डीएम और सीएमओ का पूरा कब्जा है। इसकी सप्लाई सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल में ही होती है। अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के मरीज को कोई ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो उसके तीमारदार को डीएम या सीएमओ से लिखवा कर यहाँ लाना होगा, तभी ऑक्सीजन मिल सकेगी, चाहे तब तक मरीज बचे या ना बचे। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर 5 मीट्रिक टन ऑक्सीजन गई कहाँ? क्या सिर्फ अखबारों के ऑफिस तक सिमट कर रह गई है? यहाँ पर गवर्नमेंट के स्तर से मेरे पास जितना माल आ रहा है उतना मैं रिफिलिंग करके हॉस्पिटल को दे रहा हूँ कंटिन्यूस। अगर कोई परेशान आता है आदमी, प्रशासन से उससे लेटर लिखवा करके उसको भी गैस उपलब्ध करा रहा हूँ। गैस की प्रॉब्लम जितनी भी है हमारे डीएम साहब ने पूरी की पूरी सॉल्व कराई हुई है, बशर्ते पीछे का जो भी जनाधार लोग जो बार बार इधर उधर भाग भाग करके आ रहे हैं और ये सिस्टम को ये कहते जा करके कि मुझे नहीं मिल रही है, वो प्रशासन तक जाने की तैयारी नहीं कर रहा है। वो सीधा यहाँ आकर खड़ा हो जाता है, प्लांट से मुझे गैस मिल जाए, जबकि प्रशासन ने मेरी पूरी मदद करी है और कंटिन्यूज गैस अवेलेबल करा है। पूरा स्टाफ लगा रखा है यहाँ पर, मेरे पास जो स्टाफ लगा हुआ है, प्रशासन का स्टाफ लगा हुआ है, पूरी की पूरी मदद करने के लिए मैं उनको सबको कंटिन्यूज हॉस्पिटल में गैस अवेलेबल करा रहा हूँ। और इसके बाद अगर कोई परेशान आदमी आ जाता है, मैं कोशिश करता हूं कि किसी कीमत पे इसका भी जो है 1 सिलेंडर पहुंच जाए, मगर प्रशासन साथ में है, गवर्नमेंट साथ में है, जनसंपर्क का कोई आदमी साथ में नहीं है कि वो आगे के लिए प्रक्रिया बना करके किसी तरह से गैस यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के लिए ज़्यादा अवेलेबल कराए, मैं हर आदमी को गैस दे पाएँ। ये आज की डेट में परिस्थिति है यहाँ पर। अच्छा, कितना उत्पादन हो जाता है? उत्पादन तो यहाँ पर जो है 35 KL 3,500 लीटर यानी 35,000 लीटर का स्टोरेज हमारे पास खड़ा है, मगर वो बंद खड़ा है जाकर के, उसमें गैस नहीं है। मैं एक दिन के अंदर 1,000 सिलेंडर पर डे भर के दे सकता हूँ, जो यहाँ पर्याप्त है। मेरे पास 20 KL का एक टैंक है, 15 KL है, 35 KL का आज की डेट में स्टोरेज का खड़ा है, मगर उसके अंदर 3.5 टन गैस है हमारे पास। उसके बाद डीएम साहब हर दूसरे दिन 6 क्विंटल 7 टन गैस डलवा देते हैं, जिससे मैं पूर्ति कर रहा हूँ। अगर स्टोरेज हमारे पास यहाँ पर्याप्त हो जाए तो यहाँ पर जो है किसी को ज़रूरत ही
कमी नहीं है जाकर के कि वो किसी को गैस की प्राप्त ना हो। एमटी की व्यवस्था हो, मैं एमटी की व्यवस्था बना के दे रहा हूँ सबको। रॉ मटेरियल हमारे पास नहीं होता है, जो नेशनल स्टेट प्लांट से आता है, जो ट्रेडर बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट ने सबको हाईया कर रखा है उनको, वो अपने पर्याप्त मात्रा में है, हर जगह है। और अगर आदमी, हम डीएम साहब उपलब्ध नहीं करा रहे, हमारे यहाँ के डीएम साहब मैनपुरी को गैस दे रहा हूँ, इटावा का लेटर आता है, इटावा को गैस देते हैं, आगरा का लेटर आता है, आगरा को मथुरा का लेटर आता है, मथुरा को अवेलेबल करा रहे हैं, और फिरोजाबाद को पूरे को जो है अवेलेबल करा रहे हैं। वो इतना कर रहे हैं, मगर अदर डिस्ट्रिक्ट के जो भी हैं, चाहे इटावा हो, चाहे मैनपुरी हो, चाहे एटा हो, चाहे आगरा हो, वो कोई प्रयास नहीं कर रहा है जितना हमारे डीएम साहब ने प्रयास किया और यहाँ गैस उपलब्ध कराई। इतना अगर ये चारों डिस्ट्रिक्ट अगर प्रयास करते जा करते तो गैस की किल्लत ही नहीं थी। प्राइवेट हॉस्पिटल में किसी के पास 4 दिन से गैस नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल का कोई भी डॉक्टर, नर्सिंग होम का आदमी प्रशासन के पास जाने के लिए तैयार नहीं है। उनकी क्या प्रॉब्लम है उन्होंने अभी तक प्रशासन को बताया ही नहीं। या तो वो डॉक्टर और जो है हॉस्पिटल गलत है, या फिर वो जाने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। ये सारी की सारी सिक्वेंस है यहाँ पर। अगर कोई प्राइवेट आदमी बाई चांस आपके पास आता है, किस तरह मैनेज करें? मैं उसको मैनेज करने के लिए मैंने पीछे से सिटी मजिस्ट्रेट ने मुझे मॉडल दे रखा है कि सीएमओ साहब से लेटर लिखवा के ले आओ, उनको पर्याप्त सिलेंडर दे रहा हूँ। जो भी आता है मेरे पास लेटर लेकर के मैं उनको सबको गैस देता हूँ। मुझे प्रशासन ने किसी ने मना नहीं करी कि आप किसी को गैस न दो, मगर मैं गैस किसको दूँ? भाई प्रशासन ने मुझे गैस दी हुई है। अभी पहले मेरी अपनी गैस आती थी, आज प्रशासन दे रहा है। मैं बॉन्ड हूँ कि प्रशासन की गैस को मैं प्रशासन को ही दे पाएंगे और किसी को दे नहीं पाऊंगा। अगर कोई अदर लोग अगर इसके लिए प्रयास किए, हमारे यहाँ के विधायक जी हैं, हमारे यहाँ के एमपी, एमएलए और समाज सेवक अगर ये प्रयास करें तो गैस और ज़्यादा ला सकते हैं, हम और लोगों को भी दे सकता हूँ। बस इतनी सी परेशानी के लिए चारों तरफ हाहाकार मच रहा है। मतलब हर आदमी अपना मसला हल करने में लगा हुआ है, वो प्रयास नहीं कर रहा है कि सामाजिक सिस्टम में मैं कोई भागीदारी लें। ये सच है। खुदरा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी वॉलमार्ट ने शुक्रवार को कहा है कि वे भारत में कोविड-19 से राहत पाने के प्रयासों में समर्थन को बढ़ाने के लिए दुनिया भर से संसाधनों को जुटा रहा है। वॉलमार्ट के दुनिया भर में फैले व्यवसाय ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और दूसरे उपकरणों को खरीदने और उन्हें पहुंचाने के काम में लगे हैं। वॉलमार्ट ऑक्सीजन की कमी दूर करने और उसके परिवहन के लिए 20 ऑक्सीजन जनरेटिंग संयंत्रों और 20 क्रायोजेनिक कंटेनर्स दान में देगा। इसके साथ ही मरीजों को अस्पताल में और घर पर ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए 3000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और 500 ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा वॉलमार्ट और वॉलमार्ट फाउंडेशन, अमेरिका भारत व्यवसाय परिषद और अमेरिका भारत स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम के संयुक्त राहत प्रयासों के तहत 2500 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की भी आपूर्ति करेगा। वॉलमार्ट कनाडा भी कैनेडियन रेड क्रॉस के जरिए भारत में कोविड-19 राहत प्रयासों में मदद देगा। कोविड महामारी को देखते हुए अमेरिका ने भारत पर नए यात्रा प्रतिबंध लगा दिए हैं। इससे अधिकतर गैर अमेरिकी नागरिकों पर अमेरिका में प्रवेश करने पर रोक लग गई है। नए प्रतिबंध 4 मई की आधी रात से प्रभावी होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कल प्रतिबंधों को लागू करने से जुड़ी घोषणा पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के राष्ट्रपति ने जनवरी में इसी प्रकार की यात्रा प्रतिबंध दक्षिण अफ्रीका पर लगाए थे। इनमें भी गैर अमेरिकी नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश करने पर रोक लगाई गई थी। उन्होंने ब्राजील, ब्रिटेन, आयरलैंड और यूरोप के 26 देशों के लगभग सभी गैर अमेरिकी यात्रियों के प्रवेश पर दोबारा पाबंदी लगा दी है। इस नीति में चीन और ईरान भी शामिल हैं। इस नीति के तहत अधिकांश गैर अमेरिकी नागरिक जो पिछले 14 दिनों से इनमें से किसी देश में हैं, अमेरिका की यात्रा करने के पात्र नहीं होंगे। स्थायी अमेरिकी निवासियों और उनके परिवार के सदस्यों और छात्रों जैसे कुछ अन्य गैर अमेरिकी नागरिकों को छूट दी गई है। कोरोना महामारी से संक्रमित गंभीर रोगियों के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन बहुत जरूरी है। इसी बात का फायदा उठाकर कुछ लोग इस जीवन रक्षक इंजेक्शन की कालाबाजारी करने में लगे हुए हैं और इस कालाबाजारी में सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं। ताजा मामला कानपुर का है, जहां कानपुर क्राइम ब्रांच टीम ने हैलट हॉस्पिटल के 2 कर्मचारियों को इंजेक्शन की कालाबाजारी करते वक्त रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए कर्मचारी हैलट अस्पताल में बतौर वार्ड बॉय के पद पर कार्यरत हैं और ये कोरोना मरीजों को दिए जाने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने में जुटे हुए हैं।
जांच में सामने आया है कि कर्मचारी मरीज को दिए जाने वाले इंजेक्शन के डोज का आधा डोज दिया करते थे और बाकी आधे डोज की कालाबाजारी करते थे। क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार वार्ड बॉय से पूछताछ के बाद 2 और लोगों को हिरासत में लिया। क्राइम ब्रांच की जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार अभियुक्त आधे इंजेक्शन की कालाबाजारी करने के दौरान 10,000 से 20,000 रुपए ऐंठने का काम करते थे। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करके जेल भेजने की तैयारी कर ली है। साथ ही क्राइम ब्रांच की टीम ने गैंग में शामिल अन्य लोगों की तलाश में जुट गई है।